गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड का द्वितीय अध्याय आलोक धनवा के द्वारा रचित पतंग कविता, जिसमें हमने पहला पद्यांश देख लिया था। मैं एक बार इसका पुनः दोहरान कर रहा हूँ। यहाँ पर कवि सबसे पहले भादवे के महीने के बीतने की बात कह रहा है और सर्दी के प्रातःकाल को जो सूर्य दिखाई दे रहा है, उसकी लालिमा दिखाई दे रही है, उसका चित्रण करते हुए वातावरण में पड़ने वाले प्रभाव को अभिव्यक्त कर रहा है। कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, कि सबसे तेज बौछारों का जो मौसम था, घनघोर बरसते बादलों वाला जो मास था, महीना, वो भादवे का महीना बीत चुका है, क्योंकि इस महीने में बहुत तेज बारिश हुई है। और बारिश के बाद किसका आगमन हो चुका है? शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और सवेरा हुआ। ये शरद ऋतु इतनी उजली थी मानो अंधेरे के बाद फिर से सवेरा हो गया हो। अब कवि को शरद ऋतु का सवेरा कैसा दिखाई देता है कि शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल और भूरा था। शरद का उज्जवल मास इस तरह उमंग, उत्साह और चमक से भरपूर होकर छा गया, मानो कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करके अपनी चमकीली साइकिल को तेज़ी से चलाते हुए, ज़ोर ज़ोर से घंटियां बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आ धमका हो। आशय ये है कि शरद ऋतु में चारों ओर कवि को क्या दिखाई दे रहा है? उमंग, उत्साह दिखाई दे रही है, धूप की चमक है, मीठा मीठा शोर है, खेलने के इशारे हैं और पतंगबाजी का माहौल है। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए आगे, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो कवि क्या कहता है? देखिए, यूँ लगता है, मतलब आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, कि कवि को यूँ लगता है मानो शरद ऋतु रूपी बालक ने क्या कर दिया हो। रूपक अलंकार है, शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, कि जिससे कि क्या हो सके, आकाश में पतंग आसानी से उड़ सके। अब पतंग क्या है? पतंग की विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। क्या कहा है कि पतंग दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज़ है। उसमें लगी बांस की कमानी भी बहुत ही पतली होती है, और जब पतले कागज़ और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो क्या होता है? बच्चे की शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। क्या कहा है कि जब पतले कागज़ और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियां मारने लगते हैं, किलकारियां भरने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं और किलकारियां मारने लग सकते हैं। और पतंगों से भरा आकाश उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ पर रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल दुनिया हो, नाजुक दुनिया हो या कोमल सृष्टि हो। अब इस पद्यांश के अंतर्गत विशेष बात क्या है? देखिए यहाँ पर, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि शरद ऋतु की प्रातःकाल जो होती है वो खरगोश की आंखों जैसी खुशनुमा और लाल होती है। शरद ऋतु का आगमन नए उत्साह, उमंग और किलकारियों से परिपूर्ण होता है। इस मौसम में चहल पहल होती है। ऐसा लगता है मानो बच्चे नई नई साइकिलों पर सवार होकर घंटियां बजाते हुए, जोर शोर से खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। शरद ऋतु में चारों ओर बच्चों की चहल पहल, खेलकूद, पतंगबाजी का शोर, किलकारियाँ, सीटियाँ आदि बजने लगती है। आसमान बहुत मुलायम हो जाता है। कवि पतंग को संसार की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज़ कहता है। उसका कागज़ सबसे पतला होता है तथा उसमें लगी बांस की कमानी भी सबसे पतली होती है। तितलियों की नाजुक दुनिया का आशय यहाँ पर क्या है? देखिए, पतंगों का रंगीन और सुंदर संसार। आकाश में तितलियों की भांति मंडराती हुई, लहराती हुई वो रंगीन रंगीन पतंगे कवि को आकर्षित करती है। अब आगे देखिए, जन्म से ही
वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे बेसुध दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। यहाँ पर देखिए, पहले कठिन शब्दार्थ आपको बता देता हूँ मैं कि कपास यहाँ पर मुलायम और गद्देदार अनुभूति के लिए प्रयुक्त हुआ है, कि जो कोमल अनुभूतियाँ मन को होती है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बेसूद यानी होश हवास खो देना, तल्लीन हो जाना, मस्त हो जाना। मृदंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है, एक बाजा है जिसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। पेंग भरना यानी झूले झूलना, इठलाना। लचीला वेग यानी लचकीली गति। रोमांचित यानी प्रसन्न। और संगीत यहाँ लय या मस्त गति का अर्थ है। महज यानी केवल, महज का मतलब केवल। तो कवि क्या कहता है देखिए, कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कि ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म के साथ ही अपने शरीर में कपास ले आते हैं, अर्थात कोमल अनुभूतियाँ, मुलायम अनुभूतियाँ, गद्देदार अनुभूतियाँ लेकर के आते हैं। आशय ये है कि उनके शरीर में क्या होता है, और जब गिरते हैं तो उनका शरीर भी कोमल होता है, तो उनको चोट और खरोच भी कम लगती है। तो उसके लिए भी क्या कहा है देखो, कि आशय ये है कि उनके शरीर हर प्रकार की चोट और खरोच को सहने के योग्य होते हैं। और उसके बाद पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब ऐसा लगता है कि उनके पाँव में एक बेचैनी होती है, जिसके कारण वे सारी पृथ्वी को क्या करना चाहते हैं, नाप डालना चाहते हैं। आप देखो पतंग उड़ाते हुए इधर भागते हैं उधर भागते हैं, तो उनके पैरों में क्या दिखाई देती है, एक बेचैनी दिखाई देती है। और उस बेचैनी के कारण वे सारी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। वे मानो सारी धरती पर घूम आना चाहते हैं। उसके बाद कहा, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी उनके जीवन में क्या होता है, एक ऐसी बेहोश मस्ती होती है कि उन्हें छतों को भी नरम बनाते हुए। उसके बाद कहा कि उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छत, दीवारों आदि का भी कोई ज्ञान तक नहीं होता, कोई बोध तक नहीं होता। कहने का मतलब है कि उनके जीवन में ऐसे बेहोश मस्ती है कि उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छत, दीवारों आदि का कोई बोध नहीं होता। अब उसके बाद छतों को भी वो नरम बनाते हुए, मतलब वो दौड़ते हैं तो कैसा लगता है कि छतें भी उनके लिए क्या हो गई है, नरम हो गई है। तो कवि कह रहा है कि वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो वे बहुत नरम हो। उनके नरम पैरों से छतें भी क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मतलब वो जब कदमों से चलते हैं तो उनकी लयपूर्ण जो पदचाप होती है, मतलब पैरों की जो आवाज़ होती है, उसके कारण सारी दिशाओं में मृदंग के जैसा एक मीठा संगीत गूंजने लगता है। मतलब उनके चलने में भी कवि को एक संगीत की अनुभूति हो रही है। तो कवि इसलिए कह रहा है कि उनके लयपूर्ण पदचाप के कारण, पैरों की आहट के कारण, कदमों की आवाज़ के कारण सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा संगीत गूंजने लगता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर। तो क्या कहता है देखो, कि जब वे चलते हैं तो झूला झूलते हुए झोंकों के समान चलते हैं, मतलब एक मस्ती में चलते हुए दिखाई देते हैं। और वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी ऐसी गतिविधियां करते हैं कि मानो पेड़ की लचीली डाल से लटक कर लचकीली गति से झूल रहे हो। मतलब उनकी जो गतिविधियाँ होती है कैसे दिखाई देती है, जैसे कोई पेड़ की डाली से लटक करके क्या करता है, लचकीली गति से झूमता हुआ दिखाई देता है ना। उसी तरह से वो छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए ऐसी गतिविधियाँ करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद कहते हैं, इतना खतरा उठाते हुए भी वे बचते हैं। तो किसके कारण, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो क्या कहा है कि मानो वे अपने रोमांचित शरीर की मस्ती और लय के कारण ही उन छतों के खतरनाक किनारों से भी गिरने से बच जाते हैं। वो उसी रोमांचित शरीर की मस्ती के कारण खतरा उठाते हुए वो बचते हुए दिखाई देते हैं। और पतंग कैसे दिखाई देती है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो क्या कहा है कवि, देखो
कि ऐसा लगता है कि पतंग की ऊपर ऊपर जाती हुई धड़कनें उन्हें गिरने से रोक करके लगती है, मानो पतंग ने क्या कर लिया हो, अपनी एक डोर के सहारे इन तरंगित, इन मस्ती में झूमते हुए बच्चों को, इन गतिविधियां करते हुए बच्चों को, इन क्रियाविधि करते हुए बच्चों को संभाल करके रखा है। अब देखिए आगे इसका विशेष क्या है इसमें कि बच्चे जन्म से ही चोट, खरोंच आदि सहने के आदी होते हैं। उनके शरीर में इतना लचीलापन और चोट रोधी गुण होते हैं कि किसी भी चीज़ से टकराने पर उन्हें बहुत कम चोट लगती है। बच्चे कठोर छतों पर इतनी ज़ोर से छलांगे लगाते हैं मानो वो छतें भी क्या हैं, उन्हें कोमल और नरम प्रतीत होती है। जब उनके गुदगुदे शरीर छतों से टकराते हैं तो शरीरों के स्पर्श पाकर छतें और भी अधिक नरम हो जाती हैं। छतों पर खेलते हुए बच्चों को प्रायः दीवार से गिरने का भय होता है। वे बेसुधी में प्रायः अपने शरीर को लहराते हुए छतों के खतरनाक किनारों के पास चले जाते हैं, परंतु उनके शरीर का जोश और संगीत उनकी रक्षा करता है। यहाँ पर देखिए कपास शब्द का प्रयोग बहुत विशिष्ट है, क्योंकि ये बच्चों के शरीर की दुर्लभ लोच यानी सॉफ्टनेस, नरमी, सहनशीलता और कष्टरोधी शक्ति की ओर संकेत करता हुआ दिखाई देता है। मानवीय अलंकार का प्रयोग है। अब आगे देखिए, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब सबसे पहले कठिन शब्द देख लो, रंध्र। जो आपके शरीर में छेद दिखाई देते हैं ना, जहाँ आपके बाल उगे हुए हैं, तो शरीर के रोएं उनको कहा जाता है रंध्र। तो कवि क्या कह रहा है, देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कि ऐसा लगता है उन बच्चों को देखकर कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रोहों से निकलने वाले संगीत के सहारे उड़ रहे हैं, अर्थात उनके शरीर का उत्साह, उनके शरीर का उमंग किससे दिखाई देता है, उनके रोहों से प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद कवि कहता है, अगर वे कभी गिरते हैं छत के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं तो क्या होता है, देखिए कि यूँ तो वे कभी गिरते नहीं हैं, परंतु यदि कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं तो वो पहले से भी अधिक क्या हो जाते हैं, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कि वो पहले से भी अधिक निडर, निर्भय होकर के, साहस को धारण करके वो आ जाते हैं सुनहले सूरज के सामने। तब वे अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहले सूरज के समान प्रकाशित होकर दिखाई देते हैं। तब वे पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। वे सब और घूमना फिरना चाहते हैं। उनका उत्साह कई गुना हो जाता है। इस प्रकार से कवि ने बच्चों के और पतंग के माध्यम से अपने मन की अनुभूतियों को प्रकट किया है। पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन के उमंग का सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। अब इसमें विशेष क्या है ये मैं बता देता हूँ कि देखिए, छतों पर खेलते हुए जो बच्चे होते हैं वो पतंगों के साथ खुद भी मानो कल्पना के आकाश में उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रंध्रों से निकलने वाले उत्साह और संगीत के सहारे उड़ रहे हैं। जब बच्चे गिरकर भी बच जाते हैं तो वे निडर हो जाते हैं। तब वे खुले आसमान में तपते सूरज के सामने आ जाते हैं। आशय ये है कि वे किसी भी विपत्ति और कष्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनहले सूरज के सामने आने का आशय है सूरज जैसे तेज से युक्त होकर क्रियाशील होना, गली मोहल्ले में खेल कूद कर उधम मचाना, पृथ्वी घूमती हुई बच्चों के बेचैन पैरों के पास आती है का आशय यहाँ पर है कि बच्चों के पैर इतने गतिशील होते हैं कि वे खेलते कूदते हुए मानो पूरी पृथ्वी पर घूमकर आना चाहते हो। यहाँ पर देखिए, मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है और दृश्य बिंब का प्रयोग हमें देखने को
मिलता है। इस प्रकार से कवि ने अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। धन्यवाद।